देखिए, आज के चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर एनालिसिस। देखिए, कोई भी, जैसे हमने पहले अपने लेक्चर में समझा था कि ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनकी कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी। तो सिस्टमैटिक और कंप्रिहेंसिव अप्रोच जरूरी होता है कि हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड और वांट को समझ सकें, और उसके बाद आज की डेट में स्टेक होल्डर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम हर एक स्टेक होल्डर ग्रुप की एक्सपेक्टेशन क्या है और आने वाले समय में उसकी क्या एक्सपेक्टेशन बदलती रहती है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन ले सकती है कि वो कौन से स्टेक होल्डर से उसका पैसा ले सके या किसके लिए वो बेटर काम कर सके। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। सबसे पहले ओवरऑल कि हम, ये जरूरी है कि इंटरनल और स्टेक होल्डर्स में कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये समझ सके कि हमें किससे आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा इंटरनल है और कौन बंदा हमारा एक्सटर्नल है। जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर में ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर, एम्प्लॉयर्स, ये सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं। एक्सटर्नल होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में कौन होते हैं? कस्टमर है, सप्लायर है, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, गवर्नमेंट है और जनरल पब्लिक है, ये लोग आते हैं। ठीक है, अब हमने इतना तो जान लिया कि हमको इंटरनल स्टेक होल्डर हमारा कौन है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है। उसके बाद हमें क्या करना है? मैप करनी है स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप। देखिए, अब मैप इज प्रिपेयर्ड टू डिस्पाइट द diverse group of stakeholder. This map, known as stakeholders relationship map, illustrates the various groups with which a commercial organization interact. It must take into account of interest of these groups in course of functioning. The map of enables manager to better understand the relationship among various stakeholder on specific issues and problem. देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप, यानी कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेक होल्डर, वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो हमसे चाहते क्या है, वो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ये मैप एनेबल्स होता है मैनेजर को ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकता है या उसके समझ में आ सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को और कोई भी इश्यूज़ हो तो हम उसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप बेटर करें। इसका मतलब है कि जैसा स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, हम उसी तरीके से काम करते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स कोएलिशन। देखिए, वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर, देखिए बहुत सारे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब मिल करके हमारी पूरी बिजनेस कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से सपोर्ट देते हैं, बट दे मे ऑल्सो कंबाइन टू ब्लॉक द वर्किंग ऑफ इंटरप्राइज। अगर उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको अगर हम, यानी कि जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर उनके हितों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे, तो वही लोग जो हमारी बिजनेस में हेल्पफुल होते हैं वही लोग हमारे बिजनेस को ब्लॉक भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमेशा एक चीज ये चाहता है कि टाइमली और प्रॉम्प्ट पेमेंट उसको हो जाए, लेकिन अगर इंटरनल स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करती है, टाइमली पेमेंट नहीं करती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग क्रेडिटर्स या सप्लायर पहले मनी और जो रॉ मटेरियल था वो इजीली सप्लाई कर दे रहे थे, वही लोग धीरे धीरे करके उस कंपनी से दूर होने लगते हैं, ना उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनी को कभी भी बुरी सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, ये जरूरी है कि मैनेजर की स्टेक होल्डर्स हमसे क्या चाहता है, किसी पर्टिकुलर इशू, अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो उसको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। ये जो कोलिशन होता है स्टेक होल्डर के साथ, इसको इवेल्युएट करना जरूरी है
क्योंकि अगर coalition of stakeholder keep shifting, manager must know the shift of stakeholder coalition, और हमें उसी के अकॉर्डिंग तुरंत ही वर्क करना चाहिए जैसा हमारा स्टेक होल्डर चाहता है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर जहां पर हमें ज़रूरत होती है कि हम निगोशिएशंस कर सके स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके, तो उन चीज़ों को पहले एड्रेस करके उसे ज़रूर सॉल्व कर देना चाहिए। असाइनिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, फोर्थ पॉइंट है हमारा, द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक ऑफ एवरी स्टेक होल्डर ग्रुप इज डिफरेंट। हर जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन सब का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मैनेजर अलग अलग इंटरेस्ट के जो वेरियस शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट को समझे। विदाउट सच असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई मैनेजर ये उनको समझ ही नहीं सकता है, उनको जान नहीं सकता है, तो वो कभी भी स्टेक होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है ना उनको पूरा कर पाएगा, ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। सॉरी। जजिंग स्टेक होल्डर पावर, पावर मतलब स्टेक होल्डर की क्या पावर्स होती हैं। अलग अलग जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स होते हैं उनके पास अलग अलग प्रकार की पावर्स होती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स या ओनर्स जो लोग होते हैं उनके पास पहली पावर ये होती है कि वो किसी भी कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट होता है, तो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू वोटिंग पावर। इसका मतलब है अगर उनके खिलाफ कोई भी काम होगा तो उनके पास एक तरीके की वोटिंग पावर होती है, वो वोटिंग पावर कंपनी के इंटरेस्ट में कभी करेंगे ही नहीं। अब आइए, कस्टमर, सप्लायर और डीलर, इनके पास इकोनॉमिक पावर होती है, यानी कि ये कंपनी को मनी में डील करते हैं, पैसा। भाई अगर कस्टमर नहीं होगा हमारा तो हमारी इकोनॉमिक पावर बेकार है, तो हमें उनकी नीड को समझना होगा, उनकी पावर को समझना होगा। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है। इट मीन्स हर एक के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। जैसे शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर है, कस्टमर के पास इकोनॉमिक पावर है, गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल पावर है। हमें न केवल उनकी पावर्स को समझना है बल्कि उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। नेक्स्ट है डिसाइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर। देखिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग अपनी प्रायोरिटीज होती हैं रिगार्डिंग एन इशू और प्रॉब्लम। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से उन्हें सॉल्व कर देना चाहिए। दे मे नॉट बी इक्वली, हर एक का इंटरेस्ट एक बराबर और जो प्रॉब्लम्स है वो एक सी नहीं होंगी, ठीक है, और हर एक बंदा हर एक में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड, मैनेजर को ये समझना होगा कि किसी भी ग्रुप की प्रायोरिटीज क्या हैं और उनको सेपरेटली हर इशू को सॉल्व करना होगा। तो मैं आप लोगों को, ये आपका पहला चैप्टर क्लास 10th का यहाँ पर फिनिश हो गया। इसके बाद आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लियर? ये क्वेश्चंस आप नोट करिए और इनके फेयर नोटबुक में आप इनको कर लीजिए, ठीक है। ये 1 to 12 क्वेश्चंस हैं। इनके लिए आपको आज का दिन, कल का दिन है, डेली 6-6 क्वेश्चन कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके।